हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग एक अलग टॉपिक जो आपको अधिकतर किसी किताब में नहीं मिलेंगे, जिसमें शेरशाह उत्तराधिकारी का वर्णन हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक हमारा है शेरशाह के उत्तराधिकारी, यानी शेरशाह के बाद शेरशाह के साम्राज्य का क्या हुआ, उसके बाद उसका कौन सा शासक बना। ठीक है, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी। शेरशाह सूरी ने 5 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक, 1540 से 1545 तक। 1540 से 45 तक शेरशाह 5 वर्षों में इतने विस्तृत साम्राज्य का निर्माण कर दिया था। इसके बाद इनके जो पुत्र थे, जो काफी योग्य थे, कुतुब खां, उसने तो आत्महत्या ही कर ली थी। कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली थी। तो शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह सूर के नाम से गद्दी पर बैठा। किस नाम से बैठा? इस्लाम शाह सूर के नाम से गद्दी पर बैठा। इनका शासनकाल 1545 से 1553 ईस्वी तक, 5-3-8 वर्षों का। कितने वर्षों का? 8 वर्षों का शासनकाल रहा। इस्लाम शाह सूर का शासनकाल 8 वर्षों का रहा, जो शेरशाह का उत्तराधिकारी होगा, जो शेरशाह से एक कदम आगे होगा। प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था को कुशलता बनाए रखने में यह शेरशाह से भी एक कदम आगे होगा। यह जब तक रहेगा, इस्लाम शाह जब तक गद्दी पर बैठे रहेगा, हुमायूं का भारत आने का प्रयास भी न होगा। और जैसे ही इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाएगी, हुमायूं भारत आने के लिए तत्पर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि इस्लाम शाह भी अपने पिता शेरशाह सूरी से किसी भी मामले में कम न था। उसमें भी काफी योग्यता थी, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। तो इस्लाम शाह सूर जो शेरशाह का उत्तराधिकारी था, तो इस्लाम शाह सूर का मूल नाम क्या हो गया? जलाल खां। इस्लाम शाह सूर का मूल नाम क्या हो गया? जलाल खां। शेरशाह सूरी के समय पूरे साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? आगरा। लेकिन इस्लाम शाह सूर ने अपनी राजधानी को आगरा से शिफ्ट कर दिया ग्वालियर। इस्लाम शाह सूर ने अपनी राजधानी ग्वालियर को बनाया, यानी कि आगरा से शिफ्ट करके ग्वालियर को बनाया। और यही नहीं, उसने शेरशाह के द्वारा जमा किया गया खजाना, शेरशाह का खजाना भी, देख रहे हैं ना, शेरशाह का खजाना भी चुनार के किले से ग्वालियर ले गया। शेरशाह सूरी ने भले ही अपनी साम्राज्य की राजधानी आगरा में रखा और आगरा से ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया, लेकिन उसने अपना जो खजाना था, संपत्ति था, जो इकट्ठा किया था, अफगान महिलाओं के साथ शादी करके, बाकी शासकों को पराजित करके, तो इस सारी संपत्ति को उसने चुनार के किले में ही रखा था। लेकिन जब इस्लाम शाह शासक बनेगा, तो उसने राजधानी आगरा से जहां ग्वालियर शिफ्ट किया, तो खजाना भी उसने चुनार के किले से ग्वालियर को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और यही नहीं, वह और भी बेहतरीन काम करेंगे, जिसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। उसने संपूर्ण एकता की भूमि, एकता भूमि समझ रहे हैं ना? ये जमींदार जो जमींदारों के कब्जे में रहते हैं, जिसको इक्तादार, हिंदू समाज में उसको जमींदार कहते हैं, सल्तनत काल में उसे इक्तादार कहते हैं, और मुगल काल में उसे सूबेदार, मनसबदार कहते हैं। बात आ रही है समझ में आपको? जमींदार जिसके कब्जे में एक एरिया का जमीन होता था, तो हिंदू समाज में वो जमींदार कहलाता है। सल्तनत काल जो मुस्लिम काल ही था, लेकिन सल्तनत काल में वह इक्तादार कहलाता था, और मुगल काल में वह मनसबदार कहलाता था। आप लोग इस बात को नोट करेंगे, सभी एक ही प्रकार का है। तो उसने संपूर्ण एकता भूमि को खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। उसने संपूर्ण एकता भूमि को खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब कोई भी जमींदार, कोई भी इक्तादार, कोई भी मनसबदार नहीं होगा। सारी की सारी भूमि आपको डायरेक्ट सुल्तान के अंडर में रहेगी। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो
इसने इक्ता भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। और खालसा भूमि में परिवर्तित करने का मतलब था ज़्यादा से ज़्यादा कर का उपार्जन करके खजाना को भरना। ठीक है, खालसा भूमि में बदलकर साम्राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण में इस्लाम शाह शेर शाह से भी एक कदम आगे बढ़ गया। देख रहे हैं ना, एक कदम आगे बढ़ गया। शेर शाह के द्वारा बनाए गए प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को और भी मजबूत करने का काम करके इस्लाम शाह ने संपूर्ण इक्ता भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, और यही नहीं, उसने जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, महत्वपूर्ण अधिकारियों को वेतन राजकीय खजाने से देने लगा, राजकीय खजाने से देने लगा। यानी कि जो वेतन के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों को जमीन दिए जाते थे, वह जमीन तो वापस ले लिया गया और उसे खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब अधिकारियों को नगद वेतन कहाँ से दिया जाने लगा? तो राजकोष से, यानी राजकोषीय खजाने से। ठीक है, और खजाना को भरने के लिए इक्ता भूमि को क्या कर दिया था? खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया था। तो आ रही बात आप लोग को समझ में, कैसे इस्लाम शाह सूरी ने अपने पिता द्वारा बनाए गए राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को और भी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करके उसमें कुशलता बनाए रखा। और जब तक शेर शाह इस्लाम शाह सूरी राजगद्दी पर बैठेगा, हमने पहले ही बात किया है, हुमायूं भारत आने का साहस भी न करेगा। लेकिन जैसे ही हुमायूं देखेगा इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई, उसके उत्तराधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, आपसी कलह में उलझे हुए हैं, तो भारत आएगा और फिर से मुगल वंश की स्थापना, पुनर्स्थापना करेगा। इस्लाम शाह सूरी का सबसे महत्वपूर्ण काम था इस्लामी कानूनों का संहिताकरण। सबसे महत्वपूर्ण काम था इस्लामी कानूनों का संहिताकरण, क्योंकि इस्लामी जो कानून थे वो पेचीदा थे और इसे मौलवी लोग, उलमा वर्ग अपने ढंग से, अपने फायदे के लिए परिभाषित करके शासक पर दबाव बनाते थे। लेकिन यहाँ पर इस्लाम शाह ने इस्लामी कानूनों को एक किताब में संहिताकरण करवा के इस्लाम शाह ने उलमा वर्ग पर या मौलवी वर्ग पर जो सुल्तान होते थे उसकी निर्भरता क्या कर दी? कम कर दिए। यानी कि शासन में मौलवियों की जो दखल अंदाजी थी वह काफ़ी कम हो गई, क्योंकि उलमा वर्ग जो होते थे, मौलवी लोग जो होते थे, सुल्तान पर, शासकों पर एक दबाव बना के रखते थे, धर्म को हथियार बना के। वो धर्म को हथियार बना के शासक पर हमेशा प्रेशर बना के रखते थे और अपने अनुसार शासन चलाना पसंद करवाते थे। तो यहाँ पर इस्लाम शाह सूरी ने क्या किया? इस्लामी कानूनों को संहिताकरण ही कर दिया, जिससे उलमा वर्ग पर जो शासक की निर्भरता थी वह समाप्त हो गई। अब शासक स्वतंत्र रूप से शासन कर सकता था, उस पर किसी प्रकार का कोई भी उलमा, कोई भी मौलवी का दखल अंदाजी नहीं किया जाएगा। अब इस्लाम शाह सूरी ने उत्तर पश्चिम की व्यवस्था को, उत्तर पश्चिम की सीमा को मजबूती देने के लिए, सीमा को सुरक्षित करने के लिए 5 किले का निर्माण करवाया। आपको पता ही होगा, शेर शाह सूरी ने भी उत्तर पश्चिम की सीमा पर रोहतासगढ़ का किला निर्माण करवाया था, रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया था। तो उस किले के बाद भी इस्लाम शाह सूरी ने 5 और किले का निर्माण करवाया। कितने किले का? 5 किले का। तो पहला किला है शेरगढ़ का किला, पहला किला है शेरगढ़ का किला, दूसरा है इस्लामगढ़ का किला, तीसरा है रशीदगढ़ का किला, चौथा है फिरोजगढ़ का किला और 5वां है मानकोट का किला, मानकोट का किला। लेकिन इतिहासकार ने इन 5 किलों को सम्मिलित रूप से मानकोट का किला ही कहा है, मानकोट का किला ही कहा है। मानकोट का किला, 5 किलो को सम्मिलित रूप से कौन सा किला कहा जाता है? मानकोट का किला ही कहा जाता है। तो यहां पर एक सवाल आ गया कि मानकोट के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था, किस सूर वंश के शासक ने करवाया था? तो यहां पर आप लोग शेर शाह सूरी का नाम नहीं लेंगे, इस्लाम शाह सूरी का नाम लेंगे, इस्लाम शाह सूर का नाम लेंगे। ठीक है, कहते हैं इस्लाम शाह सूर ने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को और आर्थिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को इतना अधिक अपने पिता की तरह ही
केंद्रीकृत कर दिया था और अपने अधिकारियों पर इतना अधिक नियंत्रण बना के रखा था, इतना अधिक नियंत्रण बना के रखा था कि इस्लाम शाह के समय में प्रांतीय सूबेदार जो होते थे, प्रांतीय सूबेदार, उस सुल्तान का तो क्या, सुल्तान का तो क्या, वो सुल्तान के जूते का भी सम्मान करते थे। देखिए, इनका नियंत्रण अपने पिता से भी एक कदम आगे था। ठीक है, ये रही इस्लाम शाह सुर की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जो अपने पिता की तरह ही काफ़ी योग्य था और पूरे की पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक और साम्राज्य को व्यवस्थित बना के रखा। लेकिन इसके मृत्यु होते ही पूरे साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी कौन होगा? इस्लाम शाह सुर का उत्तराधिकारी होगा फिरोज शाह सुर। इस्लाम शाह सुर का उत्तराधिकारी कौन होगा? फिरोज शाह सुर। फिरोज शाह सुर। लेकिन फिरोज शाह सुर यहाँ उत्तराधिकारी तो बनेगा, लेकिन उसके चाचा कौन? फिरोज शाह सुर के चाचा मुबारिज खां ने फिरोज शाह सुर की हत्या करके स्वयं आदिल शाह सुर के नाम से गद्दी पर बैठ जाएगा। किस नाम से? आदिल शाह सुर। तो इस्लाम शाह सुर का उत्तराधिकारी फिरोज शाह सुर। फिरोज शाह सुर के बाद कौन सा शासक बना? तो आदिल शाह सुर। आदिल शाह सुर अगला शासक बना। लेकिन यहाँ पर एक विडंबना होगी, अजीब विडंबना होगी। पूरे के पूरे अफगान साम्राज्य, सुर साम्राज्य 3 भागों में बढ़ जाएगा, जो आपसी कलह का कारण बनेगा। और यही आपसी कलह मुगल सत्ता को फिर से स्थापित करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अफगान साम्राज्य का विभाजन हो जाएगा। अफगान साम्राज्य का विभाजन होगा कितने भागों में? तो 3 भागों में। ठीक है, इब्राहिम शाह सुर, कौन? इब्राहिम शाह सुर ने आदिल शाह सुर को दिल्ली और आगरा से भगाकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके वहां से शासन व्यवस्था चलाने लगा। देख रहे हैं ना, इब्राहिम शाह सुर दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके वहां पर जो पहले से व्यवस्थित था आदिल शाह सुर, उसको वहां से भगा दिया और दिल्ली और आगरा पर शासन व्यवस्था किसका रहा? इब्राहिम शाह सुर का। और रहा आदिल शाह सुर। आदिल शाह सुर दिल्ली और आगरा से भागकर कहाँ गया? जौनपुर और चुनार के क्षेत्रों में। जौनपुर और चुनार के क्षेत्रों में किसका शासन रहा? तो आदिल शाह सुर का शासन रहा। और तीसरा जो रहा सिकंदर शाह सुर, जो पंजाब का गवर्नर था, लेकिन आपसी कलह के बाद यह पंजाब का स्वतंत्र शासक बन जाएगा। यह पंजाब का स्वतंत्र शासक बन जाएगा। इस प्रकार देख रहे हैं कि अफगान साम्राज्य का विभाजन 3 भागों में हो गया और यह आपसी कलह हो जाएगा। सुर साम्राज्य का आपसी कलह, तीनों आपस में ही लड़ेगा सत्ता के लिए। और यही जो लड़ाई होगा, यही जो कलह होगा, जो हुमायूं को फिर से भारत में आने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, यहां देख लेते हैं सुर साम्राज्य की आपसी कलह। सुर साम्राज्य की आपसी कलह का लाभ उठाकर हुमायूं ने भारत पर आक्रमण करके 2 युद्ध किया, मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। दोनों युद्धों को जीतकर वो दिल्ली पर अधिकार करके फिर से मुगल वंश की पूर्ण स्थापना कर दिया। जो हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासन का जिंदगी व्यतीत करना पड़ा शेर शाह सूरी के द्वारा, अब वही शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित करके फिर से गद्दी को प्राप्त करेगा हुमायूं। ठीक है, तो 2 युद्ध होगा। पहला होगा 15 मई 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध, यह आपको पंजाब में होगा। 15 मई 1555 में मछीवाड़ा के युद्ध में वहाँ पर 2 अफगान सरदार अफगानों का नेतृत्व करेंगे, नसीब खां और तातार खां। लेकिन इस युद्ध में अफगान सरदारों की पराजय हो जाएगी और मछीवाड़ा युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं आगे बढ़ेगा और सरहिंद के युद्ध में वो सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके फिर से दिल्ली और आगरा पर कब्जा जमाएगा। जो सरहिंद का युद्ध होगा 22 जून 1555 ईस्वी में। और जो युद्ध होगा सरहिंद का युद्ध, यह निर्णायक युद्ध होगा। यह युद्ध निर्णायक युद्ध होगा और फिर से दिल्ली में मुगल वंश की पुनर्स्थापना होगा। मुगल वंश की
यानी कि देख रहे हैं कितने वर्ष चला साम्राज्य, तो 1545 से 1553 किसका शासनकाल रहा, इस्लाम शाह का 8 वर्षों का, 5 वर्षों का शेरशाह का और बाकी 2 वर्षों इसके उत्तराधिकारी का इस्लाम शाह सूरी के 1553 से 1555। कुल 15 वर्षों के शासनकाल में इतने आपको शासक हुए जो सूर साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, तो इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी का अध्ययन किया। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।